बहुत बड़ा अवसर है उस पुरुषार्थ को नमन करने का, जिन्होंने देश के बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का स्वरूप दिया। हम सभी जानते हैं कि सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, लेकिन उनके व्यक्तित्व की असली शक्ति केवल लौह जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, बल्कि उनका अडिग विश्वास था कि भारत एक है, भारत अखंड है और भारत सदा सर्वदा अखंड रहेगा। और यही विश्वास है जिससे आज विकसित भारत 2047 के संकल्प के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत 6 अक्टूबर के दिन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने के हाथों देश भर में डिजिटल फेज के माध्यम से शुरू किया जा चुका है। 6 अक्टूबर से युवा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू कर चुके हैं, निबंध लिख रहे हैं और यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसे प्रतियोगिता में भारी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। यह केवल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि सरदार पटेल के विचारों को हर दिल तक पहुंचाने का एक साधन बन रहा है। इस अभियान के तहत सभी पंजीकरण, प्रतियोगिताएं, डिजिटल गतिविधियां हमारे क्षेत्र के साथ साथ देश भर में माई भारत पोर्टल के माध्यम से होंगे, जो युवाओं को सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। आप देखेंगे कि देश का युवा अगले 2 महीनों तक मोबाइल के स्क्रीन से लेकर मंच तक हर जगह सरदार पटेल की एकता की बात करेगा। तब यह राष्ट्र में नई ऊर्जा भरेगा। अगले 2 महीनों तक जब हर जन, हर मन सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल और उनके विचारों की बात करेगा, तब युवाओं के भीतर उनके जैसा बनने की ललक उठेगी। वास्तव में यही उनके लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इस अभियान का दूसरा चरण हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां हमारे नेतागण सारे के सारे अपने अपने क्षेत्र में युवाओं के साथ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले निकलेंगे। मैं स्वयं भी अपने क्षेत्र में युवाओं के साथ गली मोहल्ले के अंदर निकल करके 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हमारे क्षेत्र में जिला स्तर पर पदयात्राएं होने वाली है। अपनी पदयात्राओं में हम योग स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, व्याख्यान होंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प होगा। युवाओं को साथ लेकर के युवा हमारा नशे से दूर रहे। और जब हम इस दौरान घूमेंगे तो आप देखेंगे केवल आयोजन नहीं होंगे, बल्कि एक जन जागरण का महायज्ञ होगा। और जैसे सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़कर भारत का निर्माण किया था, एक भारत का, वैसे ही ये पदयात्रा हमारे क्षेत्र के दिलों को जोड़ने का काम करेगी। हम अपने क्षेत्र में जब पदयात्रा कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि हम एक लघु भारत का स्वरूप दिखा रहे होंगे। हम अपने क्षेत्र में संस्कृति का गौरव पेश करेंगे, जो कि भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पेश करेगा। पदयात्रा से पहले हम जागरूकता के लिए तरह तरह के अभियान चलाएंगे। इस तरीके के प्रोग्राम होंगे अलग अलग स्टेट के, हमारा क्योंकि देश अलग अलग स्टेट है, अलग अलग वेशभूषा है, भाषाएं हैं, उसका सबका उसमें मिश्रण होगा, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे हर एक युवा के अंदर होनी चाहिए। विकसित भारत बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं है उनकी प्रदर्शनी, स्वच्छता अभियान,
हम पद यात्रा के रूट पर चलाएंगे और इस पूरे भारत में माई भारत, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयं सेवक भी हमारा सहयोग करेंगे, उनके भी हम सहयोग लेंगे इस पद यात्रा के अंदर। स्कूल कॉलेजों के युवा सरदार पटेल के सपनों और संकल्पों का भारत बनाने के लिए हमारे क्षेत्र में जिले में 3 दिवसीय पद यात्रा में से 8 से 10 किलोमीटर तक की दूरी तय करेंगे और सभी स्कूल और कॉलेज अपने अपने नामों के बैनर के साथ पद यात्रा में जुड़ेंगे। हर समाज, हर आयु वर्ग, हर तबका इससे जुड़ेगा। हम इसका पूरा प्रयास करेंगे और आप पहली बार समाज के तौर पर, एक लघु भारत के तौर पर हमारे क्षेत्रों में देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग संस्कृति, हमारी अपनी संस्कृति है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से है। उसका स्वरूप भी आप एक भारत का इसमें देखने को मिलेगा। रिटायर्ड प्रशासनिक और सेना के अफसर, हमारे क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी, सम्मानित एवं लोकप्रिय लोग भी इस पद यात्रा में जुड़ेंगे और हम उनको साथ लेकर के चलेंगे। पद यात्रा से पूर्व क्षेत्र के सभी स्कूल कॉलेज में प्री इवेंट एक्टिविटी का भी आयोजित की जाएगी, जहां कई तरह की प्रतियोगिताएं होगी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन पर अपना शोध होगा। शोध किया है या बड़े विद्वान लोग हैं, उन्हें स्कूल कॉलेजों में आमंत्रित किया जाएगा ताकि सरदार पटेल जी के जीवन से जुड़े सभी प्रेरक बातें युवाओं तक के बीच पहुंचाई जा सके। आप पहली बार सरदार पटेल जी के जीवन पर हमारे क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक देखेंगे। यह आयोजन हमारे क्षेत्र में उन स्थानों पर होगा जहां युवाओं की अक्सर भीड़ देखी जाती है। उन स्थानों को चिन्हित करके ये माल, पार्क, फूड कॉर्नर जैसे स्थान हो सकते हैं, ताकि उनके बारे में हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चले कि किस तरीके के राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने किस तरीके से कार्य किया। राष्ट्र प्रथम रख करके उन्होंने जो है कार्य करने का काम जो है वो किया। हमारे क्षेत्र में युवा जिनके कामों से प्रेरणा हमें मिलती है, जिन्हें समाज के बहुत से काम किए हैं, जिन्हें हम यूथ आइकॉन मानते हैं, ऐसे युवा जो प्रधानमंत्री जी के 1 लाख यंग लीडर्स वाला सपना पूरा कर सके, हम उन युवाओं को भी इस पद यात्रा में अपने साथ जोड़ेंगे। इस पद यात्रा के दौरान सभी स्वयंसेवक संगठन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। स्कूल और कॉलेजों के छात्रों से भी बेहतर समन्वय बनाते हुए उन्हें हम इसके साथ जोड़ेंगे और हम अपने साथ इसकी जो जैसे मैंने कहा कि जो झलक की बात जो कही है, इसको हम 8 से 10 किलोमीटर तक की यात्रा के दौरान दिखाने का काम करेंगे। इस झलकों को भी जो है हम अपने साथ जोड़ करके इस अभियान का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होगा 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन। उस दिन हमारे क्षेत्र में हर जिले से 2 से 5 पदयात्री सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद से लेकर एकता के प्रतीक स्टेचू ऑफ यूनिटी जो उनका बढ़ाया गया है, सरदार पटेल जी का जो सबसे ऊंची उनकी जो एक बनाई गई है प्रतिमा, केवड़िया तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा देश भर के अन्य पदयात्रियों के साथ जो है हमारे यहाँ से भी जिले से अलग अलग जिलों से 2 से लेकर के 5 युवा तक जाकर के उनके साथ करने का काम जो है वो करेंगे। ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता के संघर्ष आत्मनिर्भरता के संकल्प से ही जीता गया था। और आज जब मैं अपने क्षेत्र में सरदार पटेल के विचारों को इस पद यात्रा के जरिए जीने की बात करता हूं, तब मैं लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प भी युवाओं के बीच में लेकर के जाऊंगा। हमारे सारा नेतागण वो संकल्प लेकर के जाएंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात को कहा है कि वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, ताकि
हमारे जो स्वदेशी चीजें जो है यूज हो सके। आपके माध्यम से भी मैं, अब दिवाली का त्योहार है, सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे दुकानदार भाई भी, व्यापारी भाई भी, आमजन स्वदेशी इसमें यूज करें, चाहे लड़ी है, चाहे दिए हैं, चाहे और जो दूसरी चीजें हैं, हम स्वदेशी यूज करेंगे तो हमारा यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, व्यापारियों को रोजगार मिलेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होगा और हमारा देश, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 के अंदर देश विकसित देश हो, आत्मनिर्भर भारत हो, उस सपने को साकार करने का काम भी जो है वो होगा। जो सरदार पटेल जी ने जो रास्ता दिखाया था, जिसको मोदी जी जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो इसी से साकार जो है होगा। हमें याद रखना होगा कि सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़ा था, हमें सपनों को जोड़ना है। सरदार पटेल जी के नक्शे पर भारत को एक किया था, हमें दिल और आत्माओं में भारत को एक करना है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने हमारे कंधों पर दी है। अब हम प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में उसे पूरा करना है। मित्रों, आज जब हम सरदार पटेल को याद करते हैं तो हमें याद भी रखना होगा कि उनका सपना केवल उस समय के लिए नहीं था, उसका सपना आने वाली पीढ़ियों का था और वो पीढ़ी हम हैं। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है कि हम अखंड भारत के उस सपन को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में साकार करें। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, मीडिया के साथियों से भी, क्योंकि आपका अहम रोल होता है इस यात्रा को जहां से चलेगी इसको कवर करने का काम करें, इसमें इसको जन जन तक पहुंचाने का काम जो है आप मीडिया के साथी करने का काम करें। आपसे भी मैं इस बात के लिए निवेदन करूंगा। सर, 26 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम होंगे? 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, वो सुबह आएंगे। पहले जिस तरीके से आपको पता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, चाहे किसी भी समाज के हों, उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम करते हैं। 26 अक्टूबर को संत नामदेव जयंती है और उस दिन पहले जीजीयू के ऑडिटोरियम के अंदर राज्य स्तरीय संत नामदेव रैली को संबोधित करेंगे। रैली या कुछ जो यहाँ पे ऑडिटोरियम के अंदर है वो, जिसमें हर जिले से कुछ लोगों की भागीदारी होगी, पूरे प्रदेश भर से जो समाज के जो मौजूद लोग हैं उनको बुलाया गया है। और उसके बाद में वो नड़वा कंस्टिट्यूंसी की जो है उनकी सभा होगी और जिस तरीके से वो हर सभा के अंदर जा रहे हैं, हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर जा रहे हैं, 26 तारीख को नड़वा कंस्टिट्यूंसी में जो है उनके जनसभा होगी। में वो तैयार हो गया है, उद्घाटन के लिए बिल्कुल तैयार है, कंप्लीट हो गया। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अभी माननीय सीएम साहब से इस बारे में बात नहीं की, मैं बात करूंगा। अगर उनका समय निकला तो जरूर हम 26 तारीख को उसका भी उद्घाटन करवाना चाहेंगे। टाउन पार्क का भी उसी में उद्घाटन हो सकता है। अभी बाकी चीजों पे अभी विचार करेंगे, जो जो चीज हो सकती होगी उनका हम कोशिश करेंगे। अभी तक जो कंफर्मेशन जिस चीज की है, पहले वो सुबह नामदेव जयंती के अंदर जीजेयू में आएंगे और उसके बाद में नड़वा कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। जी मंत्री जी, एक दर्शक का सवाल है, वो जानना चाह रहे हैं कि प्रोग्राम तो आपके खूबे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन क्या अगले साल भी जो घग्गर ट्रेन टूटी है उसका इंतजाम किए कि अगले साल ना टूटे? निश्चित रूप से हमने, देखिए इस बार जो बरसात है वो उम्मीद से बहुत ज्यादा बरसात आई, आप सबको पता है। और उस बरसात के अंदर हमारे पड़ोसी राज्य के अंदर तो बाढ़ ही आ गई थी, आपको जैसे पता है। हमने भी पूरा प्रयास इस बात के लिए किया कि हम उससे पार पाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट, हम आम लोग भी उसके अंदर सहयोग उसमें करने का काम किया और आगे बाढ़ ना आए या जल भराव ना हो उसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो जो भी जरूरी कदम होंगे वो हम उठाएंगे। बहुत से इलाकों से अभी भी पानी नहीं निकल पाया है, नेशनल हाईवे तक पानी है। देखिए, जब ज्यादा पानी आ जाता है एकदम से तो जन साहब, क्योंकि खेतों के अंदर पानी फैलेगा और वो पानी हमने
पाइपें लगा करके लगातार उसको निकालने का काम कर रहे हैं। जब एकदम से बहुत ज्यादा आ गया, कहीं नहरें भी टूट गई, कहीं घगर टूट गई, तो उससे पानी जो है वो ज्यादा आ गया, उसकी वजह से अब पानी निकल रहा है। आने वाले, मैं समझता हूँ कि 1 सप्ताह तक सारा ठीक हो जाएगा। गंगा जी, शहर की जनता जाम से जूझ रही है और आप कमेटी कर रहे हैं, तो उस दिशा में क्या जो ट्रैफिक को लेकर आपने अभी तक जो ट्रैफिक को लिए हमने जो किया था कि कुछ एक योजना हमने बनाई थी, और जिसके अंदर जो कुछ स्लिप रोड बनाने थे, और जो रोड को जो लक्ष्मीबाई चौक से लेकर के और टाउन पार्क तक वाले पुल तक उसको चौड़ा करना था, और जो हमारी जो बस स्टैंड है इससे बसों को पीछे से निकालना था, उस पर कार्य शुरू है। कई एस्टिमेट भी बन गए हैं, कई टेंडर के उस पर भी आ गए हैं, और इसमें में आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर, अब इसको जब हमारी ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट कार्य, निश्चित रूप से जाम से जो है वो काफी हद तक निजात मिलेगी। जाम की इतनी बड़ी समस्या रहती है, पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण और एनक्रोचमेंट होने के कारण रहती है। आपके मेयर ने काफी प्रयास किए रेहड़ियां हटवाने की और एनक्रोचमेंट हटाने की, लेकिन वो प्रयास के अधूरे रह गए। पार्किंग है नहीं, तो पार्किंग बनाने की दिशा में क्या हुआ? पार्किंग के लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग करके हमने कहा है कि वो चिन्हित करके, एक दो जगह चिन्हित करी भी है, और वो अब उसकी फिजिबिलिटी वगैरह चेक करा करके हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। उसको भी हम अभी जल्दी आने वाले दिनों में शुरू कराएंगे। पूरन सिंह आईपीएस की बात होती है, उनका जो आईपीएस पूरन सिंह आत्महत्या कांड जो रहा है, उसके अंदर जो अभी संदीप लाटन ने भी आत्महत्या की, उसमें पत्नी आरोप लगा रही है कि उनके पति जो है साजिश का शिकार हुए। वही विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री है वो अगर घोषणा कर रहे हैं कि उनको नौकरी दी जाएगी परिवार के एक सदस्य को, और मुख्यमंत्री घोषणा नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को डमी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। देखिए, दो घटनाएं का आपने जिक्र किया, दोनों में बहुत दुखद घटनाएं। अभी दोनों के अंदर सुसाइड नोट था, और पहले दिन से सरकार ने कह दिया था कि सरकार परिवार के साथ है, दोनों ही परिवारों के साथ। और ये जांच का विषय है कि जो आरोप जो लगाए गए हैं उसमें क्या है क्या नहीं है, उस पर मेरा बोलना भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही पूरी बात का जो है पता लग पाएगा। जहां तक बात कोई क्या कहता है, तो मुख्यमंत्री को कुछ कहता है, कोई कुछ, तो अपनी खींच निकालने का काम कर रहे हैं, और उनके पल्ले खुद के को तो कुछ बचा नहीं, इस टाइप की बात करने का काम करते हैं। कोई तो मैं मानता ही नहीं, कोई और नहीं। तेरे मानने से क्या होगा? तो एक व्यक्ति के मानने से, एक व्यक्ति के कहने से कुछ होगा क्या? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग जो चाहते हैं वो होता है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने माननीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। अब जो लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे, उसका मेरे पास तो कोई इलाज नहीं। वो अपना व्यवहार सुधारते या उनका ठीक रहता, उनके साथ आज केवल और केवल वो लोग हैं जिन्होंने अपने समय में वोट लेने के लिए वायदे तो किए, सरकार आने के बाद में भूल गए। और आज नायब जी की सरकार ने 1 साल पूरा किया है। 217 संकल्प पत्र हमारे थे लोगों से, 46 वायदे हमने पूरे कर दिए हैं, और बाकी वायदे भी जल्द ही पूरे होने जा रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक 90 संकल्प हमारे पूरे हो जाएंगे। पहले दिन से ही, जिस दिन शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के सिलेक्शन लेटर भेजने का काम इसी मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हुआ, जिसकी आप जो बात कर रहे हैं। लोग प्रदेश की जनता देख रही है। ये अगर कोई ऐसी भाषा बोलता है तो प्रदेश की जनता का अपमान है, जनता देखती है। आपके पुराने साथी जो ये कह रहे हैं कि 200 रुपए बढ़ाई गई है, बुढ़ापा पेंशन कम बढ़ाई गई। आज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर पेंशन देने वाला कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश है। 3,000 आज तक हम दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने आज इस बात की घोषणा की कि हम उसको 200 रुपए का और इजाफा कर रहे हैं, 3200 रुपए कर रहे हैं। और अब किन साथियों की आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये पेंशन 700 रुपए दी जाती थी,
1000 की घोषणा की थी उन्होंने, दिए नहीं थे। देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के किया था। उस 700 से लेकर के आज 3200 तक ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया है। थैंक यू।